हाँ, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मरा मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उभरती हुई शक्तियों के बारे में विस्तृत चर्चा किया था, जिसमें अवध के नवाब, आं- आंध्रा के निजाम, बंगाल के नवाब, मुगल साम्राज्य के ढलते हुए सम्राटों की कहानी और उसका प्रभाव देखा गया और उस पर विस्तृत चर्चा की गई थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक दक्षिण में मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान मैसूर में हैदर अली का उद्भव होता है। ये भी चर्चा किया था कि मैसूर साम्राज्य की स्थापना वाडियार राजा ने की थी और 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के दौरान, और अंतिम वाडियार राजा चिक्का कृष्णनाथ द्वितीय के मंत्री देवराज और नंदराज को परास्त करके हैदर अली मैसूर का शासक बनता है 1761 में। हैदर अली चूंकि फ्रांसीसियों से प्रभावित था, फ्रांसीसियों से निकटता थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। और इस तरह से 1767 से 1769 तक 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पिक्चर में आता है। उस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा शक्तियां भी भाग ली, फ्रांसीसी भी भाग लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी भाग ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पेशवा का गुट था, कर्नाटक के नवाब थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मराठा संघ के शक्ति होलकर साथ थे। इस युद्ध की समाप्ति के बाद मद्रास की संधि होती है और युद्ध एक तरह से अनिर्णित रहता है। और इस युद्ध का मेन उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का था कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच स्थलीय संपर्क स्थापित करना। चूंकि 1764 के बक्सर की लड़ाई के बाद प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हो गई पश्चिमी बंगाल में, इस तरह से स्थलीय संपर्क खोजने में ईस्ट इंडिया कंपनी को निजाम से सामना हुआ। निजाम से ईस्टर्न घाट का जो है नार्दर्न सरकार एरिया कब ले लिया, और नार्दर्न सरकार एरिया निजामों से 1753 में छीन लिया। सलावत जंग जो है उसमें निजाम थे हैदराबाद के, और ब्रिटिश प्रेसिडेंसी 1758 में फ्रांसीसियों को परास्त करके पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हो गया। इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ अग्रसित होती है, जो 1780 से 1784 के दौरान होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बढ़ते वर्चस्व और फ्रांसीसियों को इस हिंदुस्तान की परिदृश्य से बाहर करना, मराठों से संघर्ष, इस तरह के दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर आगे बढ़ता है। 1771 में मराठे मैसूर पर आक्रमण करते हैं। अंग्रेजों ने मद्रास संधि का पालन नहीं किया। मद्रास संधि का एक शर्त थी कि जब भी मराठे या कोई मैसूर पर आक्रमण करेंगे, अंग्रेज मदद करेगा। चूंकि मालाबार तक पर फ्रांसीसी के क्षेत्र से युद्ध सामग्री आयात करता था हैदर अली, और 1780-84 में हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान बन जाता है। अंग्रेजों का माहे पर हमला होता है। हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों निजाम से गठबंधन करता है। 1780 से 84 का युद्ध हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी से 1784 में सेनापति आर्यकूट नेतृत्व करता है। आर्यकूट ने मराठों व निजाम को कूटनीति से अलग कर दिया और हैदर अली को अलग थलग कर दिया। 1781 में हैदर पोर्ट नोवो, जो तमिलनाडु में है, में पराजित हो जाता है। हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त कर सेनापति ब्रेथलेट को बंदी कर लेता है। 1781 में हैदर अली परास्त होता है। उसके बाद 1784 में हैदर ने अंग्रेजों को परास्त करके सेनापति ब्रेथलेट को बंदी करा लेता है। 1784 में मैंगलोर की संधि होती है। दोनों पक्षों द्वारा जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं। इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी किसी खास हानि और लाभ के बिना समाप्त हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में होती है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान दोनों दक्कन में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। टीपू को त्रावणकोर, जो काली मिर्च का एक क्षेत्र था, टीपू ने हमला करते हैं, और 1790 में मीरोज अंग्रेज सेनापति को परास्त कर देते हैं। 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नेतृत्व किया। कॉर्नवालिस ने मराठे व निजाम के समर्थन से श्रीरंगपट्टनम पर अटैक करता है। कॉर्नवालिस मराठे निजाम को अपने पक्ष में कर लेता है और श्रीरंगपट्टनम पर अटैक करता है, और अंग्रेजों को पीछे हटाने में टीपू असफल हो जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। 3 करोड़ हर्जाना देना पड़ा टीपू को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैसूर का आधा क्षेत्र टीपू के पास, आधा क्षेत्र जो है अंग्रेज निजाम और मराठों ने बांट लिया। डिंडीगुल मालाबार तक अंग्रेजों ने ले लिया। तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र मराठों ने लिया, और कृष्णा और पेन्नार के बीच का क्षेत्र निजाम ने ले लिया। इस तरह से मैसूर की शक्ति निहायत कमजोर हो गई, और हैदर अली के बाद टीपू के शासनकाल में भी निरंतर कमजोर होती चली गई, और श्रीरंगपट्टनम संधि से टीपू की कमर टूट गई।
इस तरह से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1799 में 1796 में वाडियार वंश के हिंदू शासक की मौत हो गई। टीपू ने स्वयं सुल्तान घोषित कर दिया 1796 में। 1798 में जान-शोर के बाद बेलजरी गवर्नर जनरल बन के आते हैं और टीपू पर सहायक संधि का जो है दबाव बनाते हैं। टीपू पर अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, वर्साय की गुप्तचर भेजने का आरोप लगाते हैं। निजाम पहला सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक बना। टीपू को जॉन स्टुअर्ट और जनरल हैरिस ने परास्त कर दिया। टीपू मारा जाता है, सभी खजाने जब्त कर लिए जाते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारा जाता है। इस युद्ध का परिणाम हुआ निजाम को गुटी और गुड़दम कोंडा जिले दे दिए गए। अंग्रेजों को वायनाड, कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार दे दिया गया। मैसूर वाडियार कृष्णराज तृतीय को सौंपा गया और उसने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। वाडियार शासक को पुनः मैसूर सौंप दिया गया कृष्णराज तृतीय को और उन्हें सहायक संधि पर स्वीकार कर लिया। निजाम पहले ही सहायक संधि स्वीकार कर चुका था। इस तरह से जो कर्नाटक जो आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ था उसका पटाक्षेप हो जाता है। एक और शक्ति जो है मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान उभरती है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक का युद्ध जो होता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यूरोप में शुरू होता है। फ्रांसीसी उत्तराधिकार की युद्ध का विस्तार माना जाता है। कोरोमंडल उसके आंतरिक इलाकों को कर्नाटक नाम दिया, यूरोपियों नाम दिया। कोरोमंडल और जो कर्नाटक का क्षेत्र है उसको यूरोपियों ने कर्नाटक नाम दिया था। कलकत्ता, बम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी, पांडिचेरी, चंद्रनगर ये सब जीतने के बाद दक्कन निजाम पर सहायक संधि सब कर लेते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर अब अंग्रेज बहुत मजबूत स्थिति में हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि मुगल बादशाह 1761 के बाद मुगल बादशाह की स्थिति क्या होती है। मुगल बादशाह दरबदर हो जाता है। मराठे पुनः शाह आलम को बैठाने का प्रयास करते हैं मुगल सत्ता पर। तो कर्नाटक का जो गवर्नर था कर्नाटक का, वो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और जो नवाब थे, जो गवर्नर थे, वो स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। एक कर्नाटक पूर्वी घाट पर बताया भी कि पूर्वी घाट पर था भारत के। कर्नाटक ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था। फ्रांसीसी डुप्ले फ्रेंच सत्ता का यहाँ गवर्नर था। 1740 से 1748 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच। सेंट थाम का युद्ध। और गवर्नर था, जो नवाब था, वो था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को अंग्रेज हेल्प करते हैं। उधर प्रथम साइलेशियन युद्ध होता है यूरोप में ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के बीच।
1740 से 42 के दौरान, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1740 से 45 के बीच होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1748 के बीच होता है। एक्सला चैपल संधि के बाद तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। फ्रांस का स्विसबर्ग पर अधिकार बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड पर अधिकार छोड़ने और मद्रास पर अंग्रेज का अधिकार पर सहमति पत्र पर संधि होती है, और मारिया थरेसा को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी मान लेती है अंग्रेज। फ्रेंच 1746 पर मद्रास पर कब्जा किया था। फ्रांस को उत्तरी अमेरिका में अपना क्षेत्र भी मिल जाता है। और 1746 में जो फ्रेंच पर कब्जा था उसको अंग्रेज मान लेते हैं फ्रांसीसियों को। इस तरह से कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के बीच एक संघर्ष होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 में होता है। निजामुल उल मुल्क की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब को मराठों ने रिहा कर दिया। निजाम पुत्र नासिर जंग, नवाब के प्रपौत्र मुजफ्फर जंग, मुगल सम्राट ने हैदराबाद का गवर्नर नियुक्त किया था। नवाब के पौत्र मुजफ्फर जंग को। कर्नाटक ने नवाब पद के 2 उम्मीदवार थे। निजाम अनवरुद्दीन को 1743 में कर्नाटक का नवाब नियुक्त करता है, क्योंकि कर्नाटक की नवाबी निजाम हैदराबाद से होती थी। चंदा साहब ने आपत्ति की। 1741 में मराठों को त्रिचनापल्ली में घेराव किया गया, तो फ्रांसीसियों ने सहयोग किया। फ्रांसीसी ने दक्कन में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी एक तरफ थे, और 1749 में अंबूर का युद्ध होता है बेल्लौर में। परिणाम होता है कि मोहम्मद अली नवाब का वारिस था। मुजफ्फर जंग हैदराबाद निजाम बनते हैं, मोहम्मद अली कर्नाटक में। डुप्ले कृष्णा नदी के दक्षिण का मुगल क्षेत्र का गवर्नर खुद डुप्ले बनता है। पांडिचेरी उड़ीसा का मछलीपट्टनम फ्रांसीसियों के अधिकार में आ जाता है। मुजफ्फर जंग की हत्या हो जाती है। सलावत जंग को नया निजाम बनाया जाता है। क्लाइव मोहम्मद अली की मदद के लिए अरकाट पर हमला करता है। मोहम्मद अली चंदा साहब को हटाकर कर्नाटक का नवाब बना। मोहम्मद अली ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से कर्नाटक का नवाब बनते हैं। इस तरह से 1754 में वित्तीय घाटे के कारण डुप्ले को बुला लिया गया। रॉबर्ट गोडेयू को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बना के भेजा गया। क्लाइव से पांडिचेरी की संधि की गई। दोनों देशी रियासतों के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संधि हुई कि फ्रांसीसी और न अंग्रेज दोनों जो है देशी रियासतों के मामले में किसी तरह से झगड़ा नहीं करेंगे। यद्यपि यूरोपीय सत्ता के लिए भारतीय सत्ता का सहयोग आवश्यक नहीं था, वो स्वयं यूरोपीय सत्ता पर निर्भर हो गए थे। उस समय कर्नाटक में मोहम्मद अली, हैदराबाद में सलावत जंग। कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध 1758 से 1763 तक। ऑस्ट्रेलिया में 1756 में सालेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहा। एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जिसकी चर्चा हमने प्लासी की लड़ाई की पहले की थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने 1756 में सैलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहते। सप्तवर्षीय युद्ध होता है।
ब्रिटेन फ्रांस को हरा देता है। इस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेज ने मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी के बेड़े को बहुत नुकसान करता है। बंदीवास को पुनः 22/1/1760 को तमिलनाडु में अंग्रेजों को जीत लेता है। आर्थर लैली फ्रेंच सेना हार जाती है। फ्रेंच डीबुसी को बंदी बना लिया जाता है। 16 जनवरी 1767 के 8 माह तक पांडिचेरी की रक्षा की, अंत में परास्त हो जाता है और डीबुसी को बंदी बना लिया जाता है। इस तरह से पांडिचेरी, जंजी और माहे पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। उधर यूरोप में 1763 में फ्रांस की संधि, पेरिस की संधि होती है। उसका इंडिया में इफेक्ट ये पड़ा कि फ्रांसीसी की पांडिचेरी, चंदन नगर पुनः फ्रांसीसियों को मिल जाता है। इस तथ्य पर दिया जाता है कि आप केवल व्यापार करेंगे और कोई राजनीतिक हरकतें नहीं करेंगे। भारत में फ्रांसीसी कारखाने बहाल कर दिए गए। राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गए। कुल मिलाकर आते आते कर्नाटक के तृतीय युद्ध तक फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार हो जाती है। बांदीवास के युद्ध में दोनों पक्षों ने भारतीय जो सेना है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास का पक्ष स्वीकार कर लेते हैं। कर्नाटक का जो नवाब बना उसका पतन हो जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर कर्नाटक पर जो फ्रांसीसी प्रभाव था वो खत्म हो जाता है और कर्नाटक के नवाब भी बाद में सहायक संधि में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से 1764 तक आते आते दक्षिण भारत की स्थितियां एकदम बदल चुकी थी। अब हम लोग देखते हैं कि इधर मुगल शासन, मुगल सत्ता की स्थिति क्या हुई और कैसे जो है बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई में अवध के नवाब और मुगल बादशाह और का आमना सामना होता है। दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए बंगाल की नवाब की मदद करने आते हैं। और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और मुगल सम्राट के तीनों की संयुक्त सेना को परास्त कर देते हैं और इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में अवध के नवाब पर 52 लाख का सालाना जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें से 26 लाख रुपए मुगल बादशाह को पेंशन दे दी जाती है। कड़ा और इलाहाबाद की जमींदारी दे दी जाती है और इस तरह से मुगल बादशाह का राजनीतिक अधोपतन हो जाता है। अवध के नवाब का भी जो है राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लेकर दक्षिणी भारत तक उसके राजनीतिक वर्चस्व शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। चूंकि 1761 के बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद उत्तरी भारत पूरा केंद्रीय नेतृत्व ध्वस्त हो चुका था। इस इलाहाबाद की संधि के बाद उत्तरी भारत का केंद्र दिल्ली तक अंग्रेजों के लिए रास्ता खुल गया था। इतिहासकार कहते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि हिंदुस्तान पर कौन शासन करेगा।
अब तो ये निर्णय कर दिया कि हिंदुस्तान के लिए कौन कौन शासन अब नहीं करेगा, अर्थात मुगल सत्ता से बाहर चले जाएंगे, अहमद शाह अब्दाली बाहर चला जाएगा, मराठे कभी लौट के नहीं आएंगे, और भी कोई उत्तरी भारत कोई शक्ति नहीं है जो दिल्ली की सत्ता पर स्थापित हो सके। इसका मतलब साफ था कि अब अंग्रेजों के लिए रास्ता खुल चुका था। अंग्रेज सीधे बिना लड़े ही दिल्ली की सत्ता पर आ जाते। इस प्रकार इंडियन हिस्ट्री का प्रथम चरण आज समाप्त करते हैं और आप लोगों को एक चीज और बताते चलते हैं कि सिविल सर्विस में जो पेपर्स होते हैं उसमें से कुछ पेपर ऐसे लिटरेरी होते हैं जिनके लिए बहुत फैक्चुअल स्टडी की जरूरत नहीं है। केवल आपकी विचारधारा, आपकी विचारात्मक प्रगति से ही आप उन पेपरों पर कमांड कर सकते हैं। जैसे एसए का पेपर हुआ, एथिक्स का पेपर हुआ, आपका एक ऑप्शनल हुआ और इंटरव्यू हुआ। इसके लिए आपको निरंतर अपनी वैचारिक, अपने आप को ज़्यादा सैद्धांतिक, ज़्यादा वैचारिक, ज़्यादा लिटरेरी बनाए रखना है। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें लगातार अभ्यास करनी चाहिए। हिंदी के हों चाहे बांग्ला के चाहे इंग्लिश के, उपन्यास, नाटक, छोटी छोटी कहानियों को पढ़िए और उसको संक्षिप्त में, उसका जो है इंडस्ट्रियल संक्षिप्त में लिखने का प्रयास करिए कि क्या इसमें विचार, क्या विचार जो है, क्या कौन सी थॉट, कौन सी आइडिया, कौन सा करेक्टर, कौन सा किरदार जो है चल रहा है। इससे आपको निबंध लिखने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। साथ में एथिक्स से भी आपको इससे भी मदद मिलेगी। हम आपको उपन्यास, कहानियों के छोटे छोटे संदर्भों को चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उससे उन लोगों को फायदा होगा जो हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट रखते हैं और उन लोगों को फायदा होगा जो निबंध अच्छा लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये निबंध ऐसा पेपर है कि आप कि लगातार अभ्यास से आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जो किसी कोचिंग से कहीं से भी आप सीख नहीं सकते। सेल्फ जो है आपको इसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हम पहले वीडियो में आपको एक नाटक की चर्चा किया था जिसका नाम था आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का। उस वो जो है हिंदी साहित्य में आप लोगों को, हिंदी साहित्य में आप लोगों को जो है पढ़ने का मौका लगता होगा। तो हिंदी साहित्य में आप लोगों को ऐसे जो है ये सब सिलेबस में है और लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन जिन लोगों हिंदी साहित्य नहीं लेते हैं उनको भी ये छोटे छोटे नाटक, उपन्यास, कहानियाँ पढ़ना चाहिए। उसको संक्षिप्त में आप उसको लिखिए, उसके कोटेशन को लिख के रखे रहिए, कभी न कभी एसए में, निबंध में आपको काम आएंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक की हमने चर्चा किया था। तो आषाढ़ के एक दिन नाटक जो का विषय वस्तु जो है वो बहुत ऐतिहासिक है। इसलिए ऐतिहासिक, जब हम कोई कथानक लेते हैं, ऐतिहासिक चरित्र लेते हैं, तो हमारी रचना का बिंब, रचना का भाषा, रचना का किरदार बदल जाता है। और उस समय जैसे कालिदास जैसे चरित्र को अगर आज के लेखक ले रहे हैं या ऐसे जो है चरित्र को आप विराट करते हैं, तो निश्चित रूप से साहित्य की भाव, संवेदना, भाषा, शैली, शिल्प, उसकी रंगमंचीयता, सब में एक अलग तरह का आपको उदात्तता मिलेगी। आषाढ़ का एक दिन 1960 के आसपास मोहन राकेश ने एक नाटक लिखी जिसका केंद्रीय
के चरित्र था कालिदास का। एक तरह से वो दशक था जब पूरे विश्व में व्यक्ति के अस्तित्व और उसके प्रामाणिकता पर चर्चा हो रही थी। आज के साहित्यकार, आज के लेखक, कवि उस व्यक्ति के अस्तित्व की प्रामाणिकता को लेकर रचनाएं कर रहे थे। कुछ ऐसे लेखक आए, कुछ ऐसे कवि आए, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जिन्होंने ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर उनकी प्रामाणिकता, उनकी आधुनिक बोध और उनकी अस्तित्व की आज के संदर्भों में देखने का प्रयास किया है, जिसके द्वारा त्याग, देश प्रेम और प्रेम के उदात्तता को दिखाने का प्रयास किया है। इस तरह से आज हम लोग इस बात पर अपनी बात खत्म करते हैं और अब इन सब विषयों पर ही ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे एथिक्स और कैसे लिटरेरी बना जाए, कैसे ऐसे के लिए मटेरियल कहाँ से लाया जाए, क्योंकि जो ऐसे पूछा जाता है बहुत ही सूत्रवत रहता है। वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं दिया जाता है जो टॉपिक किसी बुक्स में मिले, इसलिए सूत्रवत जो कोटेड है, कोटेशन जो है, कोटेशन को आप निबंध में लिखना बहुत, मतलब उसके लिए मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग आषाढ़ के एक दिन की चर्चा कर रहे थे। आषाढ़ का एक दिन एक कवि लेखक की कल्पना है। आषाढ़ के एक दिन कालिदास अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका मल्लिका की के साथ एक गांव में रहते हैं। यह कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी पर आधारित है। बताते हैं कि कहानी की शुरुआत आषाढ़ के एक दिन से शुरू होती है। इसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में की थी। आषाढ़ जो होता है वो मानसून का शुरुआत होता है। आषाढ़ का पहला दिन मानसून का पहला दिन होता है। नाट्य रचना जो है आषाढ़ के एक दिन से शुरू होती है। मूसलाधार बारिश होती है। नायिका मल्लिका भीगती हुई घर में प्रवेश करती है। इसका हमने जो है शुरुआती वीडियो में आपसे चर्चा किया था। मल्लिका का निस्वार्थ प्रेम है कालिदास के प्रति। मल्लिका भीगती हुई घर में प्रवेश करती है। ये कहानी विक्रमादित्य के दरबार, विक्रमादित्य के शासनकाल की है, उस कार्यकाल की है। उसी पृष्ठभूमि में रचा हुआ है। उज्जैन का राजा चंद्रगुप्त। मल्लिका और कालिदास उज्जैन के एक छोटे से गांव में रहते थे। कालिदास अपने मामा मातुल के घर में रहते थे। कालिदास उसी गांव से संहार की रचना की थी। उस रचना को बताते हैं कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उस रचना को पढ़ा और बड़ा प्रभावित हुई और कालिदास को संदेश भेजा कि हम मिलना चाहते हैं और उज्जैन के दरबार में बुलाते हैं। कालिदास तैयार नहीं होना चाहते हैं। उनको उस राजकीय लोभ से अपने आप को बचाना चाहते हैं। घर के लोग, मामू, सब लोग जो है कहते हैं कहाँ जाएंगे छोड़कर।
मल्लिका कहती है कि नहीं, आपको जाना ही है। कालिदास और विलोम एक ही स्कूल कॉलेज से पढ़े हुए थे, दोनों छंद और रचनाएं साथ साथ करते थे, पर दोनों की क्वालिटी में बहुत अंतर था। विलोम एक करेक्टर था जो असफल कालिदास था, कालिदास एक करेक्टर था जो सफल विलोम था। विलोम भी कहीं न कहीं मल्लिका को चाहता था, लेकिन मल्लिका दिल से कालिदास को चाहती थी। विलोम कहता है कि कालिदास जा रहे हैं तो उनकी शादी करा दिया जाए, तब जाएं। काफी लोगों ने इस बात पर इशारा किया, लेकिन मल्लिका कहती है कि नहीं, हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं और किसी इस तरह से बंधन में नहीं बांधना चाहते हैं। इस तरह से एक कहानी आगे बढ़ती है और कालिदास उज्जैन के दरबार में चले जाते हैं। इधर मल्लिका की मां अंबिका का स्वर्गवास हो जाता है और चंद्रगुप्त दरबार में कालिदास ने बहुत सी रचनाएं लिखी। आषाढ़ का एक दिन लिखा, वहां रघुवंश महाकाव्य लिखा, कई रचनाएं की वहां पर उस दरबार में बैठकर। उनको उनसे राजनीतिक सलाह लिया जाता था, उनका कद बढ़ता गया और उन्हें कश्मीर का राजा बना दिया जाता है और राजवंश की एक राजकुमारी से उनका विवाह हो जाता है। परंतु कहानी में है, कालिदास वास्तव में बंधनों में बंधना नहीं चाहते थे। वो तो गांव के पेड़ मैदान और पशु पक्षी पहाड़ों के बीच में रहना चाहते थे और मल्लिका के प्रेम के साथ। और उज्जैन में रहकर और उनकी जो शादी होती है जिस राजकुमारी से, उससे हमेशा जो है अपने गांव के परिवेश की और मल्लिका की चर्चा हमेशा करते हैं। तो जब उज्जैन से कश्मीर जाने लगे कालिदास और उनकी नवविवाहिता पत्नी, तो उन्होंने, उस पत्नी ने कहा कि आप अपने गांव होती हुई चलिए, मैं आपके गांव को देखना चाहती हूँ, वहाँ की प्रकृति देखना चाहती हूँ, स्पेशली मल्लिका को देखना चाहती हूँ और वहाँ के माहौल को देखना चाहती हूँ जिसे आप कालिदास बनाया है। इस तरह से कालिदास अपनी पत्नी के साथ आते हैं। कालिदास अपने मल्लिका घर नहीं जाते हैं, उनकी पत्नी जाती है और कहती है कि मल्लिका, तुम किसी दरबारी से हमारे किसी जो है शादी कर लो, तुमको हम अपने यहाँ नौकरी दे देंगे। इस तरह से प्रस्ताव करती है और इस नाटक में मल्लिका के स्वाभिमान, स्त्रीगत स्वाभिमान को दिखाया गया है, जो प्रेम की उदात्तता को समझती है। बाद में बताते हैं कि मल्लिका की मां की मृत्यु हो जाती है। उसका पुराना खंडहर घर रहता है जहां पर वो विलोम से शादी कर लेती है। अत्यंत गरीबी में एक पुत्री का जन्म होता है। नाटक में आया है कि एक, जब उज्जैन के दरबार में उनकी रचनाएं रहती थी तो व्यापारियों से पैसा देकर, किसी तरह से पैसे एकत्र करके मल्लिका उन ग्रंथों को अपने पास मंगा के पढ़ती थी और उसको सजाकर आंगन के कोने में रखी हुई थी। किसी दिन कालिदास आएंगे, दिखाएंगे। और सादे पेपर का एक
बनाया हुआ एक जो है कापी रखी हुई थी कि जब कभी आएंगे तो इसी कापी सादे पन्नों पर अपनी रचनाएं करेंगे। इस तरह से एक सूचना आई कि कालिदास कश्मीर छोड़ चुके हैं, वहां विद्रोह हो गया है। कभी ऐसी अफवाह आई कालिदास संन्यास ले लिए हैं, साधु हो गए हैं। फिर पूरी कहानी में फिर एक आषाढ़ का दिन आता है और दरवाजा नाक होता है मल्लिका का। कालिदास प्रवेश करते हैं। भीगे हुए कालिदास को देखकर मल्लिका कहती है, अरे तुम। कालिदास बैठते हैं, कहते हैं कि यद्यप मैं तुमको छोड़कर उज्जैन के दरबार गया था, लेकिन जब भी मैं जो भी रचनाएं करता था उस रचनाओं में तुम ही प्रेरणा स्रोत थी। तुम ही अक्षिणी की विरह थी। तुम ही आषाढ़ के एक दिन की प्रेरणा स्रोत थी। तुम ना रहकर भी हर जगह तुम विराजमान रहती थी, मेरे विचारों में, मेरे रचना धर्मिता में। कालिदास डायलॉग बड़े ही मार्मिक है। कालिदास कहते हैं कि क्या जब कोई व्यक्ति किसी अपने चाहने वाले को जब छोड़ के जाता है तो उसको नहीं लगता है कि कितना समय गुजर चुका है। वो सोचता है कि अभी अभी तो हम गए थे, अभी भी लौट के आ रहे हैं, लेकिन समय बहुत बीत जाता है, इसका अनुभव नहीं हो पाता। कालिदास मल्लिका से कहता है कि क्या हम पुनः उसी तरह से नहीं जी सकते हैं जैसे पहले रहते थे, इस वादियों में घूमकर पुनः हम बैठ के हम लोग रचनाएं करें। मल्लिका कहती है क्यों नहीं। उधर से उसकी बेटी की आवाज आती है। कालिदास को पूरा इतिहास, पूरा समय, पूरा बीता हुआ समय याद आता है कि तो बहुत दिन हो गया, लगता है मल्लिका ने शादी कर ली, बच्चा रो रहा है। कालिदास मल्लिका से कहता है कि मैं जाऊं। मल्लिका कहती है अभी तो आप कह रहे थे कि बीते हुए समय को हम पुनः जीना चाहते हैं, पुनः उसी तरह से रचनाएं करना चाहते हैं, अब क्यों जा रहे हैं। कालिदास का डायलॉग है कि समय बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसके साथ एक आषाढ़ के एक दिन का जो सौंदर्य शुरू होता है, आषाढ़ के एक दिन की ट्रेजिडी से समाप्त हो जाती है। कालिदास बाहर चला जाता है, कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी की समीक्षा, इस कहानी के सार को एक पेज में, आधा पेज में लिखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे सत्ता प्रामाणिकता मानती है, कैसे अस्तित्ववाद, कैसे लेखक के दिमाग में छाया हुआ है। कुल मिलाकर चारित्रिक एक मेन जो किरदार है कालिदास का, उस कालिदास के चरित्र को देखिए, कैसे किरदार उस लेखक उसके किरदार में क्या क्या इनपुट किया है, कैसे ही चरित्र की वैषम्यता और मानव नियत की विडंबना दिखाई है। भावना और कर्तव्य के गहरे तनाव में को कैसे दिखाने का प्रयास किया है। नाटक मेघ प्रतीक का परिवर्तन पानी से जुड़कर जीवनदानी बन जाता है, और अंधकार, बिजली, गर्जन नाटक में अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं। शिल्प कितना सुगठित है। नाटक का चरित्र घात प्रतिघात व्यक्तित्व के विभाजक को उजागर करता है। कालिदास उपस्थित रहकर भी
अनुपस्थित का एहसास कराता रहता है। छोटे छोटे बिंबों को दिखाया गया है, घोड़े के टाप राजपुरुषों की क्रूरता को, घायल हिरण क्रूरता से रौंदी हुई सुकुमारता को बिंबित करता है। चारों ओर गहरे गहरे बादल छाए हुए हैं। मल्लिका अपनी मां से कहती है कि जो मेघ छाए हुए हैं उड़कर उज्जैनी की ओर जाएंगे। उज्जैनी की ओर जाने का मेघ का संकेत कालिदास के चरित्र में आए बदलाव को संकेत को दर्शाने का प्रयास किया गया। दृश्य विधान कितना अभिनेता में कितना भरा हुआ है। दृश्य विधान, दृश्य योजना, इस तरह से नाटकीयता और विडंबना को कैसे जो है लेखक दिखाने का प्रयास किया है। एक तरह से यह नाटक और रंगमंच के ढीले रिश्ते को कस देता है और यहीं से शुरुआत होती है। आषाढ़ के एक दिन से रंगमंच आंदोलन का एक प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। नाटक में द्वंद्वात्मकता दिखाई दे रही है। वस्तु चरित्र प्राकृतिक परिवेश में गुथी हुई है। जेठ की तपती धरती, आषाढ़ का पहला दिन, मूसलाधार बारिश में धरती तृप्त हो जाती है। नाटक में बाह्य व्यापार का द्वंद्व उतना नहीं जितना भीतरी क्रिया व्यापार का द्वंद्व दिखाई देता है। पहले अंक में अंबिका मल्लिका के बीच का संघर्ष, कर्तव्य और भावना का संघर्ष, यथार्थ और आदर्श का संघर्ष के बीच का द्वंद्व, कालिदास और विलोम के बीच की सृजन शक्ति और जीवन शक्ति, कालिदास और मातुर के बीच जनसत्ता और राष्ट्रसत्ता के बीच का संघर्ष दिखाने का प्रयास किया गया। दूसरे अंक में मंजरी और मल्लिका के बीच का सत्ता दर्प और जन स्वाभिमान के बीच का द्वंद्व दिखाया गया है। मल्लिका सत्य के अपहरण और प्रियंग मंजरी के सत्य के अपहरण से हुई क्षतपूर्ति का भाव दिखाया गया है। तीसरे अंक में कालिदास, मल्लिका, विलोम सब टूटे हुए दिखाई देते हैं। कालिदास सत्ता और साहित्य, पराजय और परिणय, राजद्रोह, राजमोह और सृजनात्मकता। एक तरफ सृजनात्मकता, एक तरफ राजमोह। समाज से दुत्कारा हुआ आदमी को ये आकर्षित करती है। पद प्रतिष्ठा राज राजमोह और सत्ता का आडंबर व्यक्ति के चरित्र को आकर्षित करती है। जानता है कि कल इस चरित्र से, इस आकर्षण से कल उसकी बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। उसकी सृजनात्मकता नष्ट हो जाएगी, लेकिन कालिदास कभी इसको छोड़ नहीं पाते। राजमोह छोड़कर मल्लिका के पास वापस आता है। मल्लिका की गोद में बच्ची को देखकर मल्लिका से ही उसका मोह भंग हो जाता है। एक अनिश्चितता की ओर कालिदास का पलायन हो जाता है। द्वंद्व और चरित्र कालिदास के किरदार में दिखाया गया है। इस तरह से नाटक का पूरा वस्तु विधान द्वंद्वात्मक हो जाता है। उसके अनुकूल नाटकीयता सृजित होती है। भाषा, संवाद, रूप सज्जा, संगीत, ये सब मोहन राकेश और जयशंकर प्रसाद के दोनों लोगों की भाषा में दिखाई देती है। ऐतिहासिकता, भाषा, प्रांजलता, ये सब जो है दिखाई देते हैं इस नाटक में।
और कुल मिलाकर जो व्यक्ति की अस्तित्व का बोध और उसकी प्रामाणिकता इस नाटक का केंद्रीय बिंदु होता है। नाटकीयता और प्रामाणिकता, द्वंदात्मकता और सृजनात्मकता, हर हर चरित्र अपनी प्रामाणिकता खोजता है। झूठे सम्मान की चाह में सारे किरदारों के व्यक्तित्व को अप्रमाणिक बना देता है नाटक। कोई भी पात्र अपने व्यक्तित्व में विराट को आत्मसात नहीं कर पाता है। अंत में सारे पात्र टूट जाते हैं। और सारे पात्रों को अप्रमाणिक बना देता है। इस तरह से नाटक के त्रासद बिंदु पर नाटक का समापन होता है। ऐसे ही आप छोटे छोटे नाटक, छोटे छोटे कहानियां, पूस की रात, ईदगाह, बूढ़ी काकी, पुरस्कार, सारी कहानियों को सार, उसकी संवेदना, उसके मर्म और उसके दर्द को लिखने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपकी लिखने की क्षमता, आपके निबंध का लालित्य निश्चित रूप से जो है अच्छा होगा। इस तरह से आप एक 250 नंबर का, 250 नंबर का जो एस्से होता है पहला पेपर, वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये मटेरियल है जो आपको कलेक्ट करते हैं। एथिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरे वेस्टर्न इंडियन फिलॉसफी आप पढ़ेंगे, उनके भी विचारों को आप एज मटेरियल यूज कर सकते हैं निबंधों में। हेगल से लेकर, सुकरात से लेकर, प्लेटो से लेकर, कांट से लेकर, मिल, बेंथम, सिज्विक, जितने लोग आए हैं, जितने ही जो है एथिक्स के पार्ट हैं, जितने एथिक्स के इंडियन एथिक्स में जितने गार्जियन थॉट और जो सब आए हैं, इन सब की विचारधाराओं को आप बहुत अच्छी तरह से एक सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं एथिक्स के पेपर में, और आप निबंध के पेपर में भी यूज कर सकते हैं। आप छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप अपनी बात कहने का प्रयास करिए। देखिए आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे है, इससे आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होगा। लिखने और पढ़ने की दोनों की क्वालिटी आपको डेवलप करनी है। बस आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और अभी साहित्य और संवेदना की ही चर्चा होगी, और निबंध की मटेरियल कैसे कलेक्ट किए जाएं, और उसके साथ में हिंदी साहित्य और निबंध के दोनों के जो है कंटेंट्स को लेकर हम चलेंगे। आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़िए, उसके सार को एक पेज में लिखने का प्रयास करिए। 2-4 जोरदार डायलॉग आप उसमें लिखे रहिए। बांग्ला उपन्यासों को पढ़िए, लिखी रहिए, नोट की रहिए। कहीं ना कहीं आपको जो है ये सब काम आएंगे निबंध में। ये 250 का निबंध बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और आपको यही पेपर आपको अपग्रेड करेंगे। आपका ये सब्जेक्ट निश्चित रूप से आपके कमांड में रहेगा। एथिक्स कोई फैक्चुअल नहीं, बहुत पढ़ना नहीं है, ये भी बहुत सैद्धांतिक है, लिटरेरी है। एस्से, एथिक्स एस्से 500 का, 500 का ऑप्शन आपका हो गया 1000 का। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी आप जीएस में स्ट्रांगली पढ़ेंगे ही, आपका एक जीएस का सेकंड पेपर भी आपका बहुत कमजोर नहीं रहेगा। इस तरह से 1250 का अंक जो है आपको बहुत कम मेहनत करके आप अर्जित कर सकते हैं इस 1250 नंबर का। बाकी 275 का आपका इंटरव्यू, वो भी आपको इसी पार्ट में आ जाएगा।
क्योंकि जैसे ही जितने ही आप थारो स्टडी करेंगे और आप अपने व्यक्तित्व का परीक्षण करते रहिए, छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप स्वयं से क्वेश्चन पूछ कर रिप्लाई दीजिए, आपको पता लगेगा कि हमारी भाषा कहाँ व्यतिक्रमित हो रही है, कैसे हम भाव को वहन करने में कहाँ कहाँ भाषा टूट रही है। इन सब का आप एग्जामिन सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। और इस तरह से आप लगभग इंटरव्यू मिला के 1500 का जो आपका एग्जाम का पेपर है, आप इतने लोगों को इतने सब कवर कर सकते हैं, जहां पर आपको पढ़ना कम समझना ज्यादा है, अपने आप को अभिव्यक्त ज्यादा करना है। बहुत ही लिटरेरी निबंध है, एथिक्स है, इंटरव्यू है और एक सब्जेक्ट आपका, ये आपको इस पर कमांड रहेगा। और हिस्ट्री ज्योग्राफी आप प्री में ही मेंस का तैयारी कर लेंगे, एक पेपर आपका वहां स्ट्रांग हो जाएगा कल्चर के साथ में। तो पहले चांस में ही आप कहीं ना कहीं एलाइड में कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह सिलेक्शन ले लेंगे। एंड इन चीजों पर पकड़ है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।